Hello everyone, welcome back to Trending Exam. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए थे घटना चक्र की सीरीज़ जिसमें हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर वाइज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है शासन प्रणाली। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी राष्ट्र पर शासन किया जाता है, शासन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। यहाँ पर हमें राज्य के कुछ तत्व दिए गए हैं और इनमें से हमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सी, संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य के चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। राज्य के चार तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार शासन या सत्ता और संप्रभुता, जिसमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य के बाकी तीनों तत्व जनसंख्या, भूभाग और सरकार, इन तीनों के होने के बावजूद भी अगर कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो उसे राज्य की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राज्य नहीं था क्योंकि उस पर भारतीयों का शासन नहीं था। 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य था, इसलिए उसे संप्रभु राज्य नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अब 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, भारत पर भारत की जनता का शासन है, इसलिए वह अब एक संप्रभु राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें भारत की संप्रभुता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है भारत की संप्रभुता के संबंध में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सेकंड, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए, ओनली वन, यानी कि भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वह गलत है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना पर आधारित संगठन है। यानी कि राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ आपसी पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर बनाए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, ना ही कोई रोक टोक होती है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र हैं वह स्वतंत्र और एक समान हैं तथा इनके ऊपर ब्रिटिश सम्राट की तरह प्रतिनिष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत का एक संविधान है और हमसे यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सी, संसदात्मक, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए उसकी शासन प्रणाली होती है और यह शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर हमें दो टाइप की गवर्नमेंट के शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को देखते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इसमें हमारी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही था, संसदात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, संसदात्मक शासन व्यवस्था में या यहाँ पर हमें पूछा गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर नियंत्रण होता है। जो हमारी विधायिका है, कानून बनाती है, उसका कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, यहाँ पर हमें कुछ टाइप दिए गए हैं और बताया गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कैसी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। हमने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संसदीय शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसे भारत की जनता खुद स्वयं चुनती है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी एक मंत्रिपरिषद होती है, उसमें निहित होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 क्लोज 3 में के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस देश ने अपनाया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। सबसे पहले संसदात्मक सरकार को ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में अपनाया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप, जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सबसे पहले यूके, ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। यानी कि किन्हीं और देशों में संसदीय व्यवस्था अपनाने से पहले सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन ने इस व्यवस्था को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अंदर डिफरेंस पूछा गया है कि दोनों में क्या भिन्नता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, न्यायिक पुनः विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली। जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली में है, जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनः विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अलग है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र, रियल एवं नॉमिनल, दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व
और द्विसदनीय विधायिका, ये सभी चीज़ें भारत एवं ब्रिटेन में दोनों में सेम है। लेकिन जो न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है वह सिर्फ भारत में है। और भारत में भी इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू से कुछ चीज़ों को परे रखा गया है जिन्हें 9th शेड्यूल में डाला गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं और एक मिनट, यहाँ पर हमें भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, अध्यक्षात्मक सरकार यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि भारत में नहीं है। हमने भारत में संसदीय सरकार को अपनाया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार या शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारत में संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। यह अमेरिका की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है। यहाँ पर हमें कौन सही नहीं है के बारे में पूछा गया है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारतीय राजनीतिक पद्धति में नहीं है। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार को अपनाया गया है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है, यानी कि नाम मात्र है, नॉमिनल हेड है। भारत में जो रियल हेड है वह हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 क्लोज 3 संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है संसदीय शासन प्रणाली, उसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। संसदीय प्रणाली में जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वह कानून बनाने की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। जब कार्यपालिका अपना विश्वास खो देती है तो उसे भंग कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि यहाँ पर हमें संसदीय स्वरूप के लाभ के बारे में पूछा गया है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी,
कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। जो कार्यपालिका होती है वह विधानमंडल यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यह संसदीय स्वरूप के शासन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर संसदीय शासन प्रणाली के बारे में सही है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वही संसद के सदस्य होते हैं। सेकंड, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। थर्ड, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्री का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर हमें तीनों स्टेटमेंट पढ़कर पता चल जाता है कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट दी गई है वह गलत है, जैसे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वह सही है। जो राज्य का अध्यक्ष होता है यानी कि प्रेसिडेंट, वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यह बात गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति नहीं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में बताया गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 महीने से अधिक अपने पद पर नहीं रहेंगे, यानी कि उन्हें मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि वह 6 महीने तक संसद के किसी एक सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं बनते हैं तो उनकी मंत्री पद छीन लिया जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में कोई भी मंत्री इंडिविजुअल कार्य नहीं करता, मतलब करते हैं लेकिन वह इक्वली सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बताया गया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वह सही है क्योंकि जो लोकसभा है वह संसद का भाग है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड जो था वह गलत था। हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हमें सरकार की संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है सरकार की संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो हम देखते हैं जो हमारे चारों ऑप्शन हैं वह गलत हैं, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जो भी ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं वह सभी गलत हैं। ऑप्शन ई इज़ करेक्ट, चारों में से कोई नहीं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं जो हमने अब थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित की जाती है और न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका जो भी कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं वह जनता के हित में और संविधान के अनुसार है या नहीं, यह सब न्यायपालिका देखती है। और कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के अनुसार सही नहीं होता उसे न्यायपालिका रद्द कर देती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते क्योंकि जो हमारी कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए हमारे सभी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ई करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से हमें पूछा गया है कि मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, यानी कि जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार के बारे में सही है वह बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार, जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से। और सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। यानी कि जो हमारी सरकार है वह जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति पद्धति में, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित किस में होती हैं। जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वह किस में निहित होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का हेड होता है वह राष्ट्रपति होता है और सभी कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इस प्रकार की सरकार अमेरिका में देखने को मिलती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर से अलग होकर और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चुने हुए मंत्रियों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। फर्स्ट, यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फोर्थ, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है लेकिन फोर्थ गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यानी कि भारत की जनता भारत में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह जनता में निहित होती है और यही बात हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यानी कि यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों के अंदर विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमें भारत के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो चलिए एक एक कर सभी पढ़ते हैं। फर्स्ट, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सेकंड, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। थर्ड, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। फोर्थ, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट भारत के बारे में सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है
तथा यह एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निदेशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की अभिव्यक्ति की। साथ ही भारतीय समाज को लोकतांत्रिक भी माना जाता है। इसलिए जो चारों स्टेटमेंट दी गई हैं भारत के बारे में वह सही है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमें भारतीय राजतंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं और पूछा गया है कि भारतीय राजतंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। सत्तावादी सरकार। भारत में सत्तावादी सरकार को नहीं अपनाया गया है। भारत में एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है और विधि का शासन चलता है। इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी की जो विशेषताएं हैं वह सभी भारतीय राजतंत्र के बारे में सही है, लेकिन जो डी सत्तावादी सरकार है वह भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। भारत में विधि का शासन है। यह गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। भारत एक गणतंत्र राज्य है ना कि राजतंत्र। हर 5 साल में जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है और निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में पूछा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में किया गया है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यह असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें असर्शन पढ़कर बताना है कि जो उसके बेस पर रीज़न दिया गया है वह सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं। असर्शन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। रीज़न, भारत का अपना एक संविधान है। इसमें ये बोला गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका रीज़न बताया गया है कि भारत में एक अपना संविधान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों सही है और जो रीज़न है वह असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, असर्शन और रीज़न अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वह असर्शन को क्लियरिफाई नहीं करता, उसकी व्याख्या नहीं करता। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में प्रारंभिक शब्दों, जो उसके फर्स्ट शुरुआती शब्द हैं, उनमें देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा लिए जाते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। भारत में शासन के ही लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना एक लिखित संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
इसलिए जो हमारा असर्शन और रीज़न है वे अपने आप में सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को क्लियरिफाई नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर हमें सुशासन की विशेषता के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जवाबदेही, यानी कि कोई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और कानून का नियम, यानी कि जो कानून लिखा गया है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो ये सभी सुशासन की विशेषताएं हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है लाल फीताशाही, यह सुशासन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, लाल फीताशाही। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी हो गई, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय एवं दक्षता एवं प्रभावशीलता, यह सब सुशासन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह आईएएस प्री में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। इसे पूछा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कोई भी राज्य कल्याणकारी राज्य तभी माना जाएगा जब उसमें कमजोर वर्गों के लिए कुछ स्पेशल मैनेजमेंट किया जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण खुद कर सकते हैं, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना की सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन छोटे किसानों के लिए है जो बाकी किसानों से पिछड़े हुए हैं। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य हैं, कल्याणकारी राज्य के लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं वह सिर्फ वंचित वर्गों के लिए हैं, सभी के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छेड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। यहाँ पर कुछ धारणाएं दी गई हैं, जैसे कि कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और पुलिस राज्य। तो इसमें पूछा गया है कि राज्य हर जगह है, यह किस वक्तव्य की धारणा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, कल्याणकारी राज्य। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छेड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखती है। विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता, बल्कि वह हर प्रकार के न्याय को देखती है। राज्य हर जगह है, यह कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24,
यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का दर्शन इनमें से क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। साम्यवादी राज्य, साम्यवादी जो राज्य है वह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के दर्शन में कल्याणकारी राज्य, सामाजिक राज्य और राजनीतिक समानता पाई जाती है। साम्यवादी राज्य का दर्शन इसमें नहीं है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों का आत्मसात किया गया है, लेकिन साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP में दिया गया है। लेकिन जो ये हमारा साम्यवादी राज्य है, इसके दर्शन के बारे में संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से हमें सही कथन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है और संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। यानी कि संसदीय प्रणाली में जनता के द्वारा इलेक्शन होते हैं और जनता के द्वारा उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो उनके लिए कानून बनाते हैं और उन पर शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। यहाँ पर हमें राजनीतिक सत्ता के प्रमुख सोर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, जनता। भारत में जो राजनीतिक सत्ता है उसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जनता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है। भारत के संविधान में जो आरंभिक शब्द हैं वह है हम भारत के लोग। इन्हीं शब्दों से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित होती है। जो राजनीतिक सत्ता होती है वह जनता में निहित होती है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। यहाँ पर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तत्व के बारे में पूछा गया है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत जो तत्व है वह है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, मतलब जो पावर होती है वह सेंट्रलाइज होती है, एक ही पर्सन में होती है, राष्ट्रपति में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है।
कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली के बारे में सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह प्रेसिडेंट होता है। बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन खुद करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वह अपने मंत्रिपरिषद का चयन खुद करते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में जनता के द्वारा मंत्री चुने जाते हैं। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकते। डी, ऊपर दिए गए सही भी तथ्य सही हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। जो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि जो सभी विशेषताएं दी गई हैं वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में सही हैं। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति स्वयं होता है और राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन भी स्वयं ही करते हैं और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि संसद को भंग नहीं कर सकते। इसलिए सभी ऑप्शंस सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर हमें प्रेसिडेंशियल शासन के बारे में पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। सबसे पहले किस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का राइज हुआ था। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती हैं, वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निश्चित अवधि के लिए एक फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वह विधायिका से अलग होती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अलग होती है। इसलिए और यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय राइज संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनमें से हमें बताना है कि किस तथ्य पर भारत में प्रजातंत्र आधारित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत की जो जनता है उसे सरकार को चुनने और उनके लिए उत्तरदायित्व ना हो, उस सरकार का उत्तरदायित्व ना होने पर उसे बदलने का अधिकार भी भारतीय जनता के पास है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन का संचालन सही तरीके से नहीं करते हैं, तब जनता समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर उसे हटा देती है और यह गुण भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कुछ गुण दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो लोकतंत्र का गुण है वह इनमें से किसे क्रियाशील बनाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए,
साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है लोकतंत्र, और यह लोकतंत्र का एक गुण है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, और यह एक लोकतंत्र का गुण है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है। भारत एक गणतंत्र है। भारत में किसी भी प्रकार का वंशानुगत शासन नहीं चलता। जिस वंशानुगत शासन में क्या होता है कि एक ही वंश के जो लोग होते हैं वह अपना उत्तराधिकार चुनते हैं और वह संपूर्ण देश पर शासन करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जनता स्वतंत्र है और कोई भी इंडिविजुअल कुछ शर्तों के साथ इलेक्शन लड़ सकता है और शासन कर सकता है। यह भारत का एक गणतंत्र है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं अपनाई गई है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित, यानी कि जो हमारा नेशन का हेड होता है वह इलेक्टेड होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति का प्रधान अर्थात जो राष्ट्रपति है, भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं पर इलेक्टेड होते हैं। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है, वंशानुगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है और भारत में जो हेड होते हैं, नेशन के हेड होते हैं, वह इलेक्टेड होते हैं, चाहे वह डायरेक्ट इलेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहाँ ऑप्शन में हमें कुछ गुण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से किसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि जो भारत का संविधान है वह परिसंघीय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कोई भी राज्य संघात्मक है या एकात्मक, यह उसके शक्तियों के विभाजन के बाद से ही पता चलता है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई राज्य संघात्मक है या एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाएगा। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय संविधान कैसा है। यहाँ पर हमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान कैसा है। कठोर, लचीला, या ना तो कठोर है ना ही लचीला, और कुछ कठोर है और कुछ लचीला। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत का जो संविधान है वह
थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला का मिश्रण माना जाता है, अतः अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन्हें हम पार्लियामेंट के थ्रू ही संशोधित कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए हमें आर्टिकल 368 के तहत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर हमें भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बीच में अंतर बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।